नमस्कार। आज हम भारतीय वायुसेना के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। MiG-21 लड़ाकू विमान। जी, MiG-21 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक सोचिए, भारतीय आसमान का प्रहरी रहा ये विमान। अब खैर विदा ले रहा है। हाँ, रिटायर हो रहा और हमारी कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर हम इस विमान की पूरी कहानी को समझें। बिल्कुल। इसकी शानदार विरासत, वो पल जब इसने इतिहास रचा, और हाँ, इससे जुड़े विवाद भी। हाँ, विवाद भी जरूरी है। और अब इसके जाने के बाद भारतीय वायुसेना की भविष्य की क्या योजनाएं हैं, ये सब। जी, सोचिए, 60 साल से ज्यादा की सक्रिय सेवा। ये तो मतलब किसी इंसान के पूरे करियर जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पूरी जिंदगी। हाल ही में इसके विदाई समारोह की तस्वीरें भी आईं, जिसमें उसे वो पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। हाँ, देखा मैंने, बहुत भावनात्मक पल था वो। हाँ, और ये सम्मान दिखाता है कि MiG-21 सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए एक भरोसेमंद योद्धा, एक साथी जैसा था। सही कहा, एक साथी। तो आज हम इसकी पूरी यात्रा को खंगालेंगे, इसकी उपलब्धियों को याद करेंगे और समझेंगे कि क्यों इसकी विदाई एक युग का अंत है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है शीत युद्ध के दौर में। दुनिया 2 खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। हाँ, कोल्ड वॉर। और दोनों के बीच हथियारों की एक जबरदस्त होड़ चल रही थी। हर कोई दूसरे से बेहतर तकनीक विकसित करना चाहता था। बिल्कुल रेस थी एक तरह की। इसी माहौल में 1950s के दशक में सोवियत संघ ने MiG-21 को तैयार किया। ये उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी विमान था। हाँ, बहुत एडवांस्ड। इसकी गति, इसकी ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता ऐसी थी कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के लिए ये एक बड़ी चिंता का सबब बन गया था। बिल्कुल, टेंशन तो थी उनको। कहते हैं इसके नाम से ही दुश्मन पायलटों के मन में एक डर सा पैदा होता था। हाँ, इसकी रेपुटेशन थी ऐसी। इसकी तकनीक इतनी एडवांस्ड मानी आती थी कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश इसकी खुफिया जानकारियां हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जी हाँ, वो इजराइल का ऑपरेशन डायमंड वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है। वो एक इराकी पायलट को बहला फुसलाकर पूरा MiG-21 ही ले गए थे अपने देश। हाँ, सिर्फ उसकी तकनीक समझने के लिए। गजब। बिल्कुल। और ये जो मिग नाम है, इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। अच्छा। ये कोई कोड नेम नहीं है। अच्छा। ये असल में 2 जीनियस सोवियत विमान डिजाइनरों आर्तेम मिकोयान और मिखाइल गुरोविच के नामों के शुरुआती अक्षर हैं। मिकोयान और गुरोविच। मिग? हाँ। ओह अच्छा, मिकोयान और गुरोविच, मिग। हाँ, इन्हें 1939 में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले, एक नया फाइटर इंटरसेप्टर डिजाइन ब्यूरो बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका लक्ष्य था ऐसे विमान बनाना जो भविष्य की हवाई लड़ाइयों का रुख बदल सके। और उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल। 1940 में MiG-1 और MiG-3 जैसे शुरुआती मॉडल आए, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया। फिर लगातार सुधार और विकास चलता रहा। MiG-9, MiG-15, MiG-17, MiG-19, एक पूरी सीरीज। हाँ, और आखिरकार 1956 तक वो MiG-21 के डिजाइन तक पहुंचे। ये विमान इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना था, सच में। इसकी रफ्तार लगभग 2290 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी मैक 2, आवाज की गति से 2 गुनी तेज। मैक 2 उस जमाने में? हाँ, इसने सुपरसोनिक यानी आवाज से तेज गति वाले लड़ाकू विमानों के एक नए युग की शुरुआत की। 1959 में इसे औपचारिक रूप से सोवियत वायुसेना में शामिल कर लिया गया। और फिर ये कहानी भारत से जुड़ती है। 1963 में भारत ने MiG-21 को अपनी वायुसेना में शामिल किया। जी। अब सवाल उठता है कि भारत को अचानक इस सुपरसोनिक फाइटर जेट की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये जरूरी सवाल है। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ। हाँ, उस युद्ध ने आंखें खोल दी। हाँ, उसने भारत को अपनी हवाई ताकत बढ़ाने की जरूरत का एहसास कराया। दूसरी, उसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को उस समय के आधुनिक F-104 स्टार फाइटर विमान देने शुरू कर दिए थे। जी, स्टार फाइटर, वो भी सुपरसोनिक था। हाँ, ऐसे में वो जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन होता है, उसे बनाए रखने और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत को भी एक सक्षम सुपरसोनिक इंटरसेप्टर विमान की तत्काल आवश्यकता थी। बिल्कुल जरूरत थी। और MiG-21 इस जरूरत पर खरा उतरा। भारत में इसका पहला स्क्वाड्रन, नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे द फर्स्ट सुपरसोनिक्स भी कहा जाता है, हाँ, द फर्स्ट सुपरसोनिक्स, वो
तब के स्क्वाड्रन लीडर दिलबाग सिंह के नेतृत्व में गठित हुआ, जो बाद में एयर चीफ मार्शल भी बने। जी, एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह। और मिग-21 ने भारत आते ही अपनी काबिलियत साबित करनी शुरू कर दी। 1965 के भारत-पाक युद्ध में इसने पहली बार एक्शन देखा। फिर आया 1971 का युद्ध, जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया। बिल्कुल। इस युद्ध में मिग-21 ने तो मतलब जबरदस्त भूमिका निभाई। हाँ, 1971 में तो कमाल किया इसने। न सिर्फ दुश्मन के विमानों को उलझाए रखा, बल्कि जमीनी ठिकानों पर सटीक हमले करके भारतीय सेना की बढ़त में भी मदद की। बिल्कुल, ग्राउंड अटैक में भी बहुत प्रभावी था। कहते हैं इसकी हवा में तेजी और सटीकता ने पाकिस्तानी वायुसेना के मनोबल को तोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई, जो युद्ध के नतीजे के लिए निर्णायक साबित हुआ। सही बात है। यही वो युद्ध था जिसके बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। जी हाँ, वो ऐतिहासिक सरेंडर। मिग-21 की भूमिका वाकई निर्णायक थी 1971 में। ये सिर्फ इंटरसेप्टर ही नहीं रहा, इसने प्रभावी ग्राउंड अटैक रोल भी निभाया। इसके बाद भी इसका योगदान जारी रहा। 1999 के कारगिल युद्ध को याद कीजिए। हाँ, कारगिल बहुत मुश्किल लड़ाई थी वो। बिल्कुल, बहुत ऊंचाई पर दुश्मन बैठा था। वहां मिग-21 ने अपनी क्षमता दिखाई और बर्फीली चोटियों पर बने दुश्मन के बंकरों और सप्लाई लाइनों पर सफलतापूर्वक हमले किए। ये उन परिस्थितियों में बहुत जोखिम भरा काम था। सही में। और फिर आता है 2019 का वो वाकया, जो शायद आधुनिक हवाई युद्ध के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन। हाँ, अभिनंदन वाला किस्सा। हाँ, जब पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने मिग-21 बाइसन विमान से एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। कमाल ही हो गया था वो तो। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि F-16 को मिग-21 के मुकाबले कई ज्यादा आधुनिक, मतलब चौथी पीढ़ी का विमान माना जाता है। बिल्कुल, F-16 फोर्थ जेन है। ये एक क्लासिक डॉग फाइट थी, यानी हवा में दो लड़ाकू विमानों के बीच नजदीकी मुकाबला। और इस मुकाबले में पुराने माने जाने वाले मिग-21 ने बाजी मारी। जी हाँ। ये मिग-21 की क्षमता और भारतीय पायलटों के कौशल का मतलब अद्भुत प्रदर्शन था। हाँ, ये घटना मिग-21 की कहानी का एक सुनहरा अध्याय है। और ये समझना जरूरी है कि अभिनंदन जिस विमान को उड़ा रहे थे, वो 1960s के दशक का वो ओरिजिनल मिग-21 नहीं था। अच्छा, वो कौन सा था फिर? वो मिग-21 का बाइसन वेरिएंट था। बाइसन? हाँ, जिसे भारत ने इजराइल और रूस की मदद से अपग्रेड किया था। ओके, अपग्रेडेड था। जी, इस बाइसन अपग्रेड में नए, ज्यादा सक्षम रडार, हेलमेट माउंटेड साइट, बेहतर हथियार प्रणालियां जैसे R-73 और R-77 मिसाइल हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की आधुनिक क्षमता, वो एडवांस्ड काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, ये सब जोड़ा गया था। अच्छा, तो काफी कुछ नया था उसमें। हाँ, इसी वजह से पुराना होते हुए भी ये विमान उस मुठभेड़ में आधुनिक F-16 का मुकाबला कर पाया। समझी। और इसकी सेवा के पैमाने को देखें तो ये और भी प्रभावशाली लगता है। भारत ने कुल मिलाकर लगभग 840 साढ़े 800 मिग-21 विमान ऑपरेट किए। 850? काफी ज्यादा है। हाँ, जो दुनिया भर में बने करीब 11,000 मिग-21 का एक बड़ा हिस्सा है। एक समय भारतीय वायुसेना में मिग-21 की 31 स्क्वाड्रन्स तक थीं। 31 स्क्वाड्रन? जी, भारत ने इसके 6 अलग-अलग वेरिएंट्स इस्तेमाल किए, जैसे टाइप 77, टाइप 96 और ये मिग-21 बाइसन। ये आंकड़े बताते हैं कि ये विमान दशकों तक भारतीय वायु रक्षा की रीढ़ की हड्डी बना रहा। आपने अपग्रेड्स और बाइसन वेरिएंट का जिक्र किया। इससे एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है कि भारत सिर्फ मिग-21 का ग्राहक नहीं बना रहा, बल्कि सोवियत संघ ने इसकी उत्पादन तकनीक भी भारत को सौंपी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 1964 में लाइसेंस प्रोडक्शन का समझौता हुआ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने नासिक में इन विमानों का निर्माण शुरू किया। HAL ने? अच्छा। जी, इससे भारत को न केवल विमान मिले, बल्कि विमान निर्माण की तकनीक, इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और अनुभव भी मिला। बहुत बड़ा फायदा हुआ। आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम कह सकते हैं। एक तरह से हाँ। भारत इसकी सर्विसिंग, ओवरहॉलिंग और यहाँ तक कि इसके एवियोनिक्स, मतलब विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और हथियार प्रणालियों को अपग्रेड करने में भी सक्षम हो गया। वाह! यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसकी नींव मिग-21 सौदे ने रखी थी। इसी क्षमता के कारण हम बाइसन जैसे अपग्रेड कर पाए। तो ये सब तो बहुत शानदार बातें हैं, उपलब्धियां, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आत्मनिर्भरता की शुरुआत। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर कहानी का एक दूसरा
थोड़ा स्याह पहलू भी होता है। होता है। मिग-21 के साथ भी ऐसा ही है। इसे मीडिया और कुछ हलकों में फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत या विडो मेकर जैसे दुर्भाग्यपूर्ण नामों से भी जाना जाने लगा। हाँ, ये नाम सुनाई देते थे। दुखद है, पर और इसका कारण था इसकी सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताएं और दुर्घटनाओं की ऊंची दर। हाँ, ये मिग-21 की विरासत का एक दुखद और चिंताजनक हिस्सा है। आंकड़ों को देखें तो अलग-अलग स्रोत बताते हैं कि भारत द्वारा ऑपरेट किए गए लगभग 840 साढ़े 800 मिग-21 विमानों में से आधे से ज्यादा। हाँ, मतलब 400 से अधिक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, वाकई बहुत बड़ा है। इन दुर्घटनाओं में हमने 200 से ज्यादा बहादुर पायलट खो दिए। 200 पायलट? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ 1970 के दशक से लेकर हाल तक 170 से ज्यादा पायलट शहीद हुए। 2010 से 2013 के बीच ही 14 मिग-21 क्रैश हुए। हर साल मतलब? लगभग। 2021 और 2022 में भी कई दुर्घटनाएं हुई जिनमें पायलटों की जान गई। जुलाई 2022 में बाड़मेर, राजस्थान में जो दुर्घटना हुई, हाँ, याद है मुझे। हाँ, जिसमें 2 अनुभवी पायलट शहीद हो गए, शायद वो आखिरी घटना थी जिसने इसके रिटायरमेंट के फैसले को और पुख्ता कर दिया। 200 पायलट, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इन दुर्घटनाओं के पीछे क्या मुख्य कारण माने जाते हैं? क्या ये सिर्फ विमान की बनावट में खामी थी या कुछ और भी वजह थी? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अच्छा, जैसे पहला, मानवीय भूल। मिग-21 एक बहुत तेज रफ्तार वाला विमान है। इसकी लैंडिंग स्पीड भी काफी ज्यादा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती दौर में सीधे सबसोनिक ट्रेनर विमानों से सुपरसोनिक मिग-21 पर आना पायलटों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिससे गलतियों की आशंका बढ़ जाती थी। ये बात तो है। दूसरा, तकनीकी दिक्कतें। विमान के डिजाइन में कुछ कह सकते हैं अंतर्निहित सीमाएं थी। जैसे लैंडिंग के समय कॉकपिट से रनवे का दृश्य, वो विजिबिलिटी उतनी साफ नहीं होती थी जितनी आधुनिक विमानों में होती है। अच्छा, लैंडिंग में दिक्कत आती होगी फिर। खासकर खराब मौसम में। तीसरा कारण, जो भारत में काफी आम है, वो है बर्ड स्ट्राइक। ओह हाँ, बर्ड हिट्स। हाँ, यानी उड़ते हुए पक्षियों का विमान से टकरा जाना। माना जाता है कि लगभग 10% मिग-21 दुर्घटनाएं बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुई, क्योंकि इसका सिंगल इंजन डिजाइन बर्ड स्ट्राइक के प्रति ज्यादा संवेदनशील था। एक ही इंजन था तो जाहिर है। जी। चौथा, जाहिर तौर पर समय के साथ तकनीक का पुराना पड़ जाना। 6 दशक पुरानी तकनीक आज की जरूरतों और सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतर सकती। बात तो सही है। और पांचवां, और शायद सबसे महत्वपूर्ण हालिया कारण, वो है मूल स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी। हाँ, ये तो होगा ही। रूस ने खुद इसका उत्पादन और इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया है। बाकी दुनिया के ज्यादातर देश भी इसे रिटायर कर चुके हैं। ऐसे में असली पुर्जे मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो फिर मेंटेनेंस कैसे होती होगी? बस वही, रखरखाव और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे थे। जुगाड़ से या गैर प्रमाणित पुर्जों से लड़ाकू विमान उड़ाना तो मतलब बेहद खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो इन सब कारणों को देखते हुए अब इसका रिटायरमेंट एक तरह से जरूरी हो गया था। पुरानी तकनीक, सुरक्षा चिंताएं, वो फ्लाइंग कॉफिन वाली छवि, हाँ, वो नकारात्मक छवि, स्पेयर पार्ट्स की किल्लत और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल बंद हो जाना, ये सब मिलकर इसके रिटायरमेंट का आधार बने। जी। अंगोला, क्यूबा जैसे शायद कुछ ही देश अब भी इसे सीमित संख्या में उड़ा रहे हैं। बहुत कम बचे हैं मतलब। बिल्कुल। इसे अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया भर की वायुसेनाएं अब चौथी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ओर बढ़ चुकी हैं। हाँ, 5th जेन की बात हो रही है अब तो। जी। ये नए विमान न केवल ज्यादा सक्षम हैं, बेहतर रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें, स्टेल्थ क्षमता वगैरह, बल्कि ज्यादा सुरक्षित, ऑपरेट करने में आसान और कम रखरखाव वाले भी हैं। मिग-21 की तकनीक अब सच कहें तो संग्रहालयों की चीज हो चुकी है। भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पुराने घोड़ों को विदा करना और नई तकनीक को अपनाना एक अनिवार्य कदम था। तो अब मिग-21 की जगह कौन ले रहा है? सबसे बड़ा सवाल। भारतीय वायुसेना का भविष्य किन विमानों पर टिका है? जाहिर है निगाहें स्वदेशी तेजस पर हैं। हाँ, बिल्कुल। मिग-21 के रिटायरमेंट से जो खाली जगह हुई है, उसको भरने में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1A की मुख्य भूमिका होगी। तेजस मार्क 1A। जी, ये मिग-21 का सीधा रिप्लेसमेंट है। सरकार ने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को
97 और तेजस मार्क 1A बनाने का बड़ा ऑर्डर दिया है। 97 और पहले भी तो दिए थे। हाँ, पहले 83 का ऑर्डर था 2021 में, अब ये 97 और। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना के पास लगभग 180 तेजस मार्क 1A विमान होंगे। 180 तेजस, ये तो अच्छी संख्या है। हाँ, ये मिग 21 की कई स्क्वाड्रनों को रिप्लेस करेंगे। अच्छा, तेजस मार्क 1A मिग 21 के मुकाबले कितना बेहतर है? क्या ये वाकई मिग 21 की कमी पूरी कर पाएगा? देखिए, तेजस मार्क 1A और मिग 21 बाइसन में तो पीढ़ियों का अंतर है। हाँ, वो तो है। तेजस एक 4.5 जनरेशन का विमान माना जाता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ASA रडार है, ASA रडार, हाँ। जो मिग 21 के पुराने पल्स डॉपलर रडार से कई ज्यादा शक्तिशाली और सटीक है। इसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। अच्छा, हवा में फ्यूल भर सकते हैं? जी, जिससे इसकी ऑपरेशनल रेंज काफी बढ़ जाती है, लगभग 3000 किलोमीटर, जबकि मिग 21 बाइसन की रेंज करीब 2200 किलोमीटर थी। काफी फर्क है। हाँ, तेजस ज्यादा तरह के आधुनिक हथियार ले जा सकता है, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलें शामिल हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी कहीं बेहतर है। तो क्षमता के मामले में तेजस मार्क 1A मिग 21 से काफी आगे है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या तेजस कार्यक्रम के साथ कोई चुनौतियां भी हैं? मतलब सब ठीक चल रहा है? हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहली चुनौती है स्वदेशीकरण का स्तर। अच्छा, कितना स्वदेशी है ये? हालांकि इसे स्वदेशी विमान कहा जाता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि तेजस मार्क 1A में अभी भी लगभग 60-65% पुर्जे ही स्वदेशी हैं। सिर्फ 60-65%? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका इंजन GE F404 अभी भी अमेरिका से आयात किया जाता है। ओहो, इंजन बाहर का है। जी, जब तक हम अपना खुद का भरोसेमंद फाइटर जेट इंजन नहीं बना लेते, तब तक पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना मुश्किल है। ये तो बड़ी बात है। दूसरी चुनौती है डिलीवरी की समय सीमा। इन 97 नए विमानों की डिलीवरी 2028 से शुरू होने की उम्मीद है और इसे पूरा होने में कई साल लगेंगे। 2028 से? तब तक क्या होगा? हाँ, तब तक वायुसेना को अपनी स्क्वाड्रन संख्या बनाए रखने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। और तीसरी बात, जैसा कि आपने कहा, तेजस 4.5 पीढ़ी का विमान है, जबकि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी 5वीं पीढ़ी के विमानों जैसे J-20 की ओर बढ़ रहे हैं या उन्हें हासिल कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भारत को भी 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल, और यहीं पर भारत के महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल का असली इम्तिहान है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि हमें चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में बनाना है। जी, लक्ष्य तो यही है। इसी दिशा में भारत अब अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर भी काम कर रहा है। हाँ, AMCA प्रोजेक्ट। ये एक स्टील्थ विमान होगा और उम्मीद है कि ये भविष्य में भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत बनेगा। इसमें लार्सन एंड टूब्रो LNT और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL जैसी निजी और सरकारी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन फिर वही सवाल सबसे बड़ा है, स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का विकास। क्या हम GE F404 या उससे बेहतर इंजन भारत में बना पाएंगे? ये $1 मिलियन का सवाल है ना? सही कहा। AMCA की सफलता और सही मायने में आत्मनिर्भरता बहुत हद तक स्वदेशी इंजन के विकास पर निर्भर करेगी। ये एक बहुत जटिल और महंगी तकनीक है जिसमें महारत हासिल करने में दशकों लग जाते हैं। भारत इस पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें सफलता मिलना अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी मिलेगी। चलिए वापस मिग 21 पर आते हैं। अब जबकि ये रिटायर हो रहे हैं, तो इन सैकड़ों विमानों का क्या होगा? क्या इन्हें बस कबाड़ में बेच दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इन विमानों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इन्हें सम्मान के साथ सहेजा जाएगा। अच्छा, क्या प्लान है? योजना के अनुसार कई अच्छी हालत वाले विमानों को देश भर में वॉर मेमोरियल्स में, जैसे कि कारगिल वॉर मेमोरियल या नेशनल वॉर मेमोरियल, प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। हाँ, ये अच्छा है, लोग देख सकेंगे। बिल्कुल। कुछ विमान वायुसेना के संग्रहालयों और एयरफोर्स स्टेशंस पर गेट गार्जियन के तौर पर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ विमान इंजीनियरिंग कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को भी दिए जा सकते हैं, ताकि छात्र उनकी बनावट और इंजीनियरिंग को समझ सकें। ये भी बढ़िया आइडिया है। और ये भी योजना है कि रिटायर हुए विमानों को बीकानेर के नाल एयर स्टेशन जैसे बेस पर भेजा जाए, जहां उनके काम आ सकने वाले पुर्जों जैसे लैंडिंग गियर, एवियोनिक्स के कुछ हिस्से, अच्छा, स्पेयर पार्ट्स के लिए। हाँ, उनको सावधानी से निकालकर सहेज लिया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर
बाकी बचे सीमित ऑपरेशन वाले मिग विमानों, शायद ट्रेनर वेरिएंट्स, के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। समझ गए। तो मतलब कबाड़ नहीं बनेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर MiG-21 का सफरनामा भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक बेहद अहम हिस्सा है। एक ऐसा विमान जिसने जीत भी दिलाई और विवादों में भी रहा। हाँ, दोनों पहलू हैं। एक महान योद्धा जिसने 6 दशकों तक देश की सेवा की, लेकिन जिसकी कीमत कई बहादुर पायलटों को अपनी जान देकर चुकानी पड़े। बिल्कुल। ये विदाई निश्चित रूप से उन हजारों पायलटों और तकनीशियनों के लिए भी एक भावनात्मक पल होगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस सुपरसोनिक साथी के साथ बिताया है। निश्चित रूप से MiG-21 की विदाई एक युग का अंत है, भारतीय वायुसेना के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन। और जैसा कि हम तेजस और AMCA जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों की ओर बढ़ रहे हैं और उनका जश्न मना रहे हैं, ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। रक्षा क्षेत्र में भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता और सही मायने में आत्मनिर्भरता के लिए लड़ाकू जेट इंजन जैसी मूलभूत और जटिल कोर तकनीकों में आत्मनिर्भरता हासिल करना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। क्या हम सिर्फ विमान का ढांचा बनाने में ही सक्षम रहेंगे या उसके दिल यानी इंजन को भी पूरी तरह से अपना बना पाएंगे? भविष्य की हवाई ताकत और रणनीतिक स्वतंत्रता इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगी। बिल्कुल सही कहा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना होगा,